बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेक पोइट्स पे होगा और स्कॉटिश ग्रुप पे होगा। लेक पोइट में हम एक बड़े पोइट यानी वर्ड्सवर्थ जो कि फादर है रोमांटिक एज को, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज इट वाज सो ब्रॉड टू डिस्कस हिम इन विद दीज ऑल दीज पोइट्स विच आर लेफ्ट। तो इस वजह से मैंने उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। Even still some informations are left, so I would cover them in upcoming videos. लेकिन अभी जो है हम बाकी बचे हुए लेक पोइट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्कॉटिश ग्रुप को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मेन पोइट है वो वाल्टर स्कॉट है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लेक पोइट्स में दूसरा पोइट बचा था वो एस.टी. कॉलरिज था। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एस.टी. कॉलरिज अपनी राइटिंग्स के अंदर सुपर नेचुरलिज्म को फॉलो करता था, वाइल जो है ना शेक्सपियर वो नेचुरलिज्म को फॉलो करता था। क्या डिफरेंस है इनमें? नेचुरलिज्म होता है नेचर को प्रेज करना, नेचर को ये समझना कि नेचर एक ऐसी सराउंडिंग है जहाँ पर जाके हमें गॉड के साथ कनेक्शन फील होता है और एक ऐसी पीसफुल प्लेस है जहाँ पर हमें डिफरेंट इमेजिनरी थॉट्स आती हैं जो कि राइटिंग लिखने में, पोइट्री लिखने में हेल्पफुल होती हैं, हमें डीप थॉट्स देती है। ये एक ऐसी जगह होती है जो कि सिटी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो एक्सटर्नल नेचर को वर्ड्सवर्थ ने प्रेज किया। नाउ व्हाट इज़ सुपर नेचुरलिज्म? के नेचुरलिज्म से भी कुछ ऊपर की चीज़, किस तरह से कि जो नेचर में चीज़ें हैं उसको तो प्रेज करना ही करना है। लाइक उसके बैड एस्पेक्ट्स भी आप डिस्कस कर रहे हैं। लाइक नेचर अच्छी है तो बुरी भी हो सकती है। उसके अलावा नेचर के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करना जो कि रियलिटी में इम्पॉसिबल समझी जाती हैं, ऐसी चीज़ों को रियल प्रूव करना अपनी राइटिंग्स के अंदर, ये सुपर नेचुरलिज्म था। लाइक मैजिक वगैरह जो कि रियलिटी में नहीं होता, लेकिन इसने अपनी राइटिंग्स के अंदर ऐसे शो किया हुआ जैसे सच में ऐसा कुछ हुआ हो। लाइक मैजिक्स, घूस्ट वगैरह यानी भूत वगैरह, परियां वगैरह, और लाइक परिंदा, जिस तरह से इसने अपनी एक राइटिंग के अंदर कुबला खान आई गेस इसकी एक राइटिंग है जिस नहीं एंशियंट मैरिनर सॉरी इसकी एक राइटिंग है जिसके अंदर इसने एक परिंदे की बात की हुई है जिसका नाम एल्बाट्रॉस है। और वो परिंदा जो है, पहले तो सब कुछ बहुत नेचर को प्रेज कर रहा होता है कि वो कुछ लोग जो होते हैं वो सी एडवेंचर्स पे होते हैं, शिप्स वगैरह में होते हैं और वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है, नेचर की वो तारीफ़ कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर गुजरती है, वो एक परिंदा आता है, सब पहले उसको बहुत प्रेज़ करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, फिर एक जो होता है उनमें से वो अल्बाट्रॉस को बगैर किसी रीज़न से मार देता है। और जिसके बाद जो है उस परिंदे की कर्स की वजह से सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाती है, नेचर बुरी बन जाती है और फिर ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं जो कि रियलिटी में इम्पॉसिबल है और परिंदा जो है ऐसे बदला ले रहा होता है जो कि इट्स इम्पॉसिबल इन रियलिटी। सो इस तरह से ड्राउनी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जो कि सुपर नेचुरलिज्म की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये अपनी पोम्स के अंदर ऐसी चीज़ें डिस्कस करता है। सो दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या हो गया कि ओके, एस.टी. कॉलरिज की एक और बात मैं आपको बता दूं कि एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों जो थे ना, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ गए थे कि हमारी हुकूमत जो है वो अपर क्लास को ज़्यादा सुपीरियर समझ के उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और मिडिल क्लास को कोई पूछता ही नहीं है। तो लोग जब उठे तो इन दोनों राइटर्स ने उस टाइम पे इनको सपोर्ट किया। लेकिन कुछ अर्सा जब गुजरा, नेपोलियन ने इंग्लैंड पे भी अटैक करना शुरू किया और साथ की टेरिटरीज़ पे, और इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि वो जो है एक टेरिटरी और दूसरी टेरिटरी इस तरह से हमला करके अपना जो पावर बढ़ा रहे थे। और इस तरह का माहौल देख के फिर ये इन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट नहीं किया। यानी एस.टी. कॉलरिज ने कुछ राइटिंग्स भी लिखी हैं, आई थिंक रिलीजियस म्यूजिंग्स इसकी एक पोइट्री है जिसके अंदर इन्होंने उन लोगों के लिए, लोगों के राइट्स के लिए इसने आवाज़ उठाई है। इसी तरह से एक और पोम है। लेकिन जब कुछ अरसा गुजरता है ना और जब इसे एहसास होता है कि जो था ये फ्रेंच के फेवर में बोल के कुछ गलत सा कर रहा था, तो इसने एक फ्रेंच नामी एक पोम ओड लिखी है जिसके अंदर इसने दोबारा से रियल फेसेस उनके एक्सपोज किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ था। बाद में ये इनके अगेंस्ट हो गया था। समझ आ गई? ओके, उसके बाद क्या हो गया, इसकी बहुत सारी पोम्स हैं जिसके अंदर जो है वो
जो इसने इनकम्प्लीट फ्रेगमेंट्स में लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आदत थी, ये ओपियम ईटर था, यानी ओपियम खाता था, जो कि एक नशावर चीज़ है। और इसको खाने के बाद फिर इसको जो था वो कुछ जो आइडियाज़ आ रहे होते थे, या फिर ये पढ़ते लिखते लिखते बस कर देता था, या फिर फ्रेगमेंट्स में कुछ समझ नहीं आ रही होती थी खासी, तो इस तरह से ये पोइट्री लिखता था। ठीक है, एडिक्शन थी उसको उसकी। उसके बाद क्या हो गया, ये आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्रेगमेंट्स में लिखता था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी बेस्ट नाउन पोम्स जो हैं कि एंशिएंट मैरिनर और एक क्रिस्टाबल है, और इसी तरह से कुबला खान भी इसकी फेमस पोम है। मैं आपको वन बाय वन सब चीज़ें बताऊंगी। एंशिएंट मैरिनर के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, मैरिनर मैरीन से निकला और ये समंदर की कहानी है, आपको पता होना चाहिए। और अल्बाट्रॉस का नाम मत भूलना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टाबल को भी हम डिस्कस करते हैं। सुपर नेचुरलिज्म के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं, हाँ, यहाँ पर वही चीज़ अल्बाट्रॉस वाली एंशिएंट मैरिनर को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये जो होते हैं, ये एक वेडिंग सेरेमनी में जा रहे होते हैं। ठीक है, इनको एक रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है, कुछ लोग जो ग्रुप होता है एक दोस्तों का, वो शादी में जा रहे होते हैं अपने किसी दोस्त की, तो रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है जो कि उसी शादी हाल के बाहर खड़ा होता है, और वो कहते हैं कि पहले मेरी कहानी सुनो वरना मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। इसी तरह करते करते वो नहीं सुन रहे होते, लेकिन ये उन पे कुछ जादू सा करता है अपनी आंखों से, और वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं। और फिर ये बूढ़ा आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है, जो कि यही कहानी है अल्बाट्रॉस वाली। समझ आ गई कि इस तरह से हमने एक परिंदे को मारा था अल्बाट्रॉस को, और हमारे साथ ये हुआ था एटसेट्रा। सो ये इनको कहानी मजबूरन सुनाता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई इसको लानत सी, कर्स सी मिली हुई होती है, एक श्राप जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इसको मिला हुआ होता है कि आपने हर किसी को ये स्टोरी सुनानी होगी, तो इसी वजह से इसको, ताकि ये दुल सके अपने पापों पे। ठीक है, तो इसने इम्पोर्टेंस बताई है कॉलरिज ने, जो कि सिर्फ इंसान ही इस दुनिया में, उनकी ज़िंदगियां ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि परिंदों की भी होती है, और बाकी क्रीचर भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये चीज़ भी इसने बताने की कोशिश की है। उसके बाद इसने मैंने आपको बताया बाकी पोम्स भी लिखी हैं बहुत फेमस, जो जिनकी वजह से एक कुबला खान है, क्रिस्टाबल है। क्रिस्टाबल के अंदर क्या होता है, एक लड़की होती है। ठीक है, वो एक लाइक प्रिंसेस होती है। ठीक, प्रिंसेस जो होती है, सारे सो रहे होते हैं, उसका बाप भी सो रहा होता है, किंग जो होता है। अब ये जो होता है इसको बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं अजीब अजीब सी, तो ये लड़की उठ के जाती है और जंगल में चलती जाती है, और काफ़ी डरावनी आवाज़ें जहाँ पर आके रुकती हैं, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है, और वो उसको कहती है मुझे बचाओ, और इस तरह से वो उस प्रिंसेस उसको बचा के ले आती है घर पे। और फिर वो आके इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं तुम्हारे जो बाप है उसके दोस्त की बेटी हूँ, और इस तरह से वो कहती है कि मैं आपको वो फिर बाप से मिलवाती है उसको, और वो उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, और वो अंदर से वो जो लड़की होती है वो विच होती है। ठीक है, तो ये इस तरह की स्टोरी है जो कि रियलिटी में इम्पॉसिबल होती है। देखें, फिर से इसने सुपरनेचुरलिज्म ला लिया। इसी तरह से जो लास्ट पोम में आपको कुबला खान की, ये देखिए क्रिस्टाबल की मैंने आपको बात बता दी कि प्योर गर्ल होती है, यानी एक अच्छी प्रिंसेस, जिसके लिए मैंने आपको बोला, ये जो है वो उसके जादू में आ जाती है, वो उस विच के, वो जो उसके बिछाए गए जाल में आ जाती है। उसका नाम जो होता है वो गैरल्डाइन होता है। ठीक है, डाइन ही देखें लास्ट पे आ रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हरर सा क्रिएट हो रहा है, ये इस तरह का नॉवल है। ठीक हो गया। अब जो है अनदर इंपॉर्टेंट जो इसकी बुक है वो कुबला खान है। कुबला खान भी फ्रेगमेंट में लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, ये ओपियम ईटर था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसने क्या किया, एक सुबह उठा, ठीक है, उसने ख्वाब देखा हुआ था, उसी ख्वाब पे लिखने लगा, और किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अब ये दरवाजे पे जब दस्तक दी तो इसकी सारी की सारी अटेंशन ख़त्म हो गई, और इसको उसके बाद आइडियाज़ नहीं आ रहे थे उस बारे में, वो ख्वाब भूल गया या इस तरह से कुछ। तो इसकी ये जो है वो फ्रेगमेंट में ही पड़ी हुई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, उसके बाद इसने और भी बहुत सारी पॉम्स लिखी हैं, लेकिन उतना खास मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी। फॉर एग्जांपल, इसने लव द डार्क लेडी लिखा है, यूथ एंड एज लिखा है, डिजेक्शन लिखा है, ओड लिखी हुई है। और मैंने आपको बताया फ्रांस वाली लिखी है, जिसने उसने उसके अंदर डिस्कस की हुई है कि मैंने उनको एक्सपोज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रॉबर्ट साउदी। चूँकि ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जितना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको फिर भी पोएट लॉरिएट बना दिया गया था वर्ड्सवर्थ से पहले। 1813 में ये पोएट लॉरिएट था, क्योंकि उस टाइम पे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज लिखा नहीं करते थे, तभी ये पोएट लॉरिएट था। जब इसकी डेथ हुई तो वर्ड्सवर्थ बन गया 1843 के अंदर। ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। इसकी एम्बिशियस पॉम्स में थलाबा आ जाती है, करसव के हामा आ जाती है, मैडोक आ जाती है, रॉड्रिक आ जाती है। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं रॉड्रिक के।
सी जुई है। ओके, उसके बाद जो है और भी इसने जो इसने प्रोज अच्छा ज़्यादा लिखा हुआ है देन पोइट्री की। और इसकी बेस्ट नाउन पोम जो है वो माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता चुकी हूँ स्कॉटिश ग्रुप, सॉरी मैं यहाँ पे हेडिंग देना भूल गई, द स्कॉट ग्रुप को अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 3 पोइट्स इंपॉर्टेंस थे, वो 2 जो हैं वो माइनर हैं और वाल्टर स्कॉट हुड जो है वो फेमस है। अब देखें वाल्टर स्कॉट जो है ना, रोमांटिक पोइट्री जब स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहला पोइट जो फेमस हुआ था ना वो वाल्टर स्कॉट था, ये याद रखना। उसके बाद ये क्यों फेमस हुआ था, क्योंकि अपनी नैरेटिव स्किल्स की वजह से। याद रखना इसकी पोइट्री इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है या फिर इसको प्रेज इतना नहीं किया जा सकता, जो कि लेकिन इसकी जो नैरेटिव पावर है ना, जैसे ये लाइक कहानियों की फॉर्म में कोई भी राइटिंग लिखता था तो ये इसकी फेमस थी, जिसकी वजह से यंग जनरेशन जो थी वो इसको बहुत पढ़ती थी। ठीक है, इसी वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिली थी। फिर बाद में जब इसको रियलाइज़ हुआ कि मैं पोइट्री में इतना अच्छा नहीं हूँ तो इसने शिफ्ट किया अपने आप को प्रोज की तरफ और इसने फिर हिस्टोरिकल नावल लिखे जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा फेम मिली। ठीक है, इसकी कुछ पॉम्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा प्रेजवर्दी नहीं है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्मियन और लेडी ऑफ लैक, इन नामों को याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, बाकी जो है लेडी ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रल, मार्मियन, हाँ ये सारी पोम आगे 1815 के बाद ये इसने अपनी पोइट्री बंद कर दी और हिस्टोरिकल नावल लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, थॉमस कैम्पबेल और थॉमस मोर को डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस कैम्पबेल और थॉमस मोर जो है माइनर पोइट्स हैं। एक बात याद रखनी है, कैम्पबेल जो है वो अगर किसी वजह से फेमस है तो उसने स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज़ किया हुआ अपनी एक राइटिंग के अंदर जिसका नाम है गर्ट्रूड ऑफ वोइमिंग। ठीक है, ये जो इसकी पोम है ये आज भी पढ़ी जाती है और आज भी इसके अंदर जो है इंटरेस्ट पाई जाती है और इसके अंदर पैट्रियोटिक वार सॉन्ग्स हैं, यानी वार के बारे में, अपनी नेशन के बारे में सॉन्ग्स हैं। ठीक है, कैम्पबेल ने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैरिनर्स ऑफ इंग्लैंड लिखा। देखें इंग्लैंड से आपको पता होना चाहिए, अपनी नेशन के बारे में लिख रहा था और जो कि पैट्रियोटिक है होगी। बैटल ऑफ बाल्टिक मैंने आपको बताया वार पे भी लिखता था, तो बैटल ऑफ बाल्टिक इसने एक वर्क लिखा हुआ है। ठीक है, ना सिर्फ ये पोइट्री लिखता था, बैलेड्स भी लिखता था, जो कि लॉर्ड उलिन्स डॉटर जो है बैलेड फेमस है। इसके बाद मोरे को डिस्कस कर लेते हैं। ये ओल्ड फैशन था। ठीक है, लाइक ये मॉडर्न पोइट नहीं कंसीडर किया जाता और लेस इंटरेस्टिंग इसकी पोइट्री होती थी देन अदर, रीडर इसको इन्जॉय नहीं करते थे पढ़ते हुए। ठीक है, इसके एक इंपॉर्टेंट वर्क है आयरिश मेलोडीज़, जो है म्यूजिकल सी या सेंटिमेंटल सी पोम है। लल्ला रुख जो है बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा ज़रूर। इसके अंदर इमेजरी इसने क्रिएट की हुई है, ब्यूटीफुल इमेजरी यूज़ की हुई है और ये पॉपुलर है अपने दौर का। ठीक है, आज इसको कोई इतने जो है घास नहीं डालता। ओके, और एक बात याद रखनी है, माइनर पोइट से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने लल्ला रुख को याद रखना है कि इसकी फेमस पोम है और उसके बाद आयरिश मेलोडीज़ को, उसके बाद और ओल्ड फैशन था। कैम्पबेल के बारे में जो अगर याद रखना है तो इसके अंदर गेटरूड ऑफ वोइमिंग के स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज़ किया। अगर आपको पता होना चाहिए कि पैट्रियोटिक वार सॉन्ग्स लिखे हुए जिसमें बैटल ऑफ बाल्टिक और मैरिनर्स ऑफ इंग्लैंड है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।